हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल लॉ लेक्चर्स। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इस सब्जेक्ट में हमारा आज का टॉपिक होगा कि हिस्ट्री ऑफ अपील्स के बारे में बताएं जो कि इंडियन कोर्ट से इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। स्टेट हाउ एंड व्हेन इट्स जुरिसडिक्शन केम टू एन एंड। तो जो ये अपील्स वगैरह की जाती थी, ये कैसे और कब इसकी जो जुरिसडिक्शन है इसको खत्म किया गया, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। Privy Council, which is also called King in Council, was the apex appellate court of England। तो जो प्रीवी काउंसिल है उसको किंग इन काउंसिल भी बोला जाता है, जो कि कोर्ट ऑफ इंग्लैंड की मतलब इंग्लैंड की कोर्ट है, जो एपेक्स कोर्ट मानी जाती है, एपेक्स एपिलेट कोर्ट ऑफ इंग्लैंड। एपेक्स का मतलब होता है सुप्रीम। इट वाज आल्सो कंसीडर्ड द रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो इसको मतलब ब्रिटिश क्राउन की रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट भी बोला जाता है, कंसिडर किया जाता है, बिकॉज द ब्रिटिश क्राउन वाज हैविंग जुरिसडिक्शन ऑफ कंसीडरिंग अपील फ्रॉम एनी कोर्ट एस्टेब्लिश अंडर हिज रीन। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ब्रिटिश क्राउन है उनके पास भी ये जुरिसडिक्शन है कि वो किसी भी कोर्ट की जो भी कोई भी अपील आ रही है जो कि उनके मतलब राज्य में है, कोर्ट है वहां से अगर कोई भी अपील वगैरह आ रही है, तो ब्रिटिश जो क्राउन है वो मतलब उस अपील को डिसाइड कर सकते हैं, उस केस को देख सकते हैं। The crown is a fountain of justice, and he enjoyed his jurisdiction through House of Lords and Privy Council। तो जो क्राउन है मतलब उन्हीं से सबको जस्टिस वगैरह प्रोवाइड होता है, और वो अपने जुरिस्डिक्शन को एंजॉय करते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड प्रिवी काउंसिल के द्वारा, उनके थ्रू। Initially, the appeal in Privy Council was on the mercy of council, but later on it became as a right। तो यहाँ पे भी बताया गया है कि जो पहले की अगर हम बात करते हैं तो जो अपील थी वो प्रीवी काउंसिल की मर्जी पे, मतलब जो काउंसिल है, ठीक है, काउंसिल की मर्जी पे डिपेंड थी, कि दया पे डिपेंड थी। अगर वो चाहते वो अपील के लिए अलाउ कर सकते थे, वरना नहीं। बट अभी ये राइट बन चुका है एक। हिस्ट्री ऑफ अपील इन प्रीवी काउंसिल। हिस्ट्री ऑफ इंडियन अपील्स इन प्रीवी काउंसिल कमेंसेस फ्रॉम द ईयर 1726। तो जो इंडियन अपील्स की प्रीवी काउंसिल वगैरह में लगाई जाती है वो उसकी कमेंसमेंट 1726 में हुई थी। दिस हिस्ट्री और एपिलेट जुरिस्डिक्शन में क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। तो जो हिस्ट्री है ये एपिलेट जुरिस्डिक्शन है, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया है। अपील बाय राइट, अपील बाय स्पेशल लीव। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपील बाय राइट की। As we have stated earlier that initially the appeals in Privy Council in India was dependent upon the mercy of Privy Council। यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे हमने पहले बताया था कि जो अपील्स पहले की जाते थे प्रीवी काउंसिल में, वो मर्सी पे डिपेंड थी प्रीवी काउंसिल की। अगर प्रीवी काउंसिल चाहे तो वो अपील सुन सकती थी, वरना नहीं। Permission to appeal be granted or not granted was under his discretion। तो कि अपील करने के लिए परमिशन मिले या ना मिले, ग्रांट हो या ना हो, ये प्रीवी काउंसिल के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड थी। बट लेटर ऑन द राइट ऑफ अपील वाज कोडिफाइड बाय विच इट बिकेम अपील्स एज ऑफ राइट। बट अगर हम बात करते हैं तो जो राइट ऑफ अपील है इसको कोडिफाई कर दिया गया, और इसको जो अपील एज ऑफ राइट बना दिया गया कि अपील करने का अधिकार। In certain cases, the provisions for appeal were made as appeal by special leave। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें प्रोविजंस वगैरह दी गई हैं कि जो अपील है वो अपील बाय स्पेशल लीव लगाई जा सकती है, अपील बाय राइट नहीं लगाई जा सकती। फॉलोइंग अपील्स में भी एज अपील्स बाय राइट। तो अब कुछ अपील्स वगैरह बताई गई हैं जो कि अपील्स बाय राइट में इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले तो है अपील्स फ्रॉम मेयर्स कोर्ट। Appellate jurisdiction of the Privy Council was made available for the first time to the Indians by the Charter of 1726, by which the Mayor's Court were established in three presidencies of Bombay, Calcutta and Madras। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो एपिलेट जुरिस्डिक्शन है वो प्रिवी काउंसिल को दी गई फर्स्ट टाइम जो इंडियंस है, वो जो चार्टर है 1726 का, उसमें जो मेयर्स कोर्ट्स वगैरह बनी थी तीन प्रेसिडेंसी टाउन्स में, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। अगर कोई यहाँ के डिसीजन से हैप्पी नहीं था, खुश नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था, तो अपील लगा सकता था प्रीवी काउंसिल में। द फर्स्ट अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ मेयर कोर्ट वाज हियर्ड बिफोर द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। तो सबसे पहले तो इसमें बताया गया है कि जो फर्स्ट अपील लगानी पड़ेगी मेयर डिसीजन का, मेयर कोर्ट का जो डिसीजन है उसके अगेंस्ट फर्स्ट अपील लगाई जाएगी गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल के कोर्ट में। और उसके अगेंस्ट अगर सेकंड अपील लगानी है कि जो गवर्नर जनरल इस काउंसिल का डिसीजन है अगर उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो जो सेकंड अपील लगाई जाएगी वो लगाई जाएगी बिफोर द क्राउन,
इफ द अमाउंट इन डिस्प्यूट इज मोर देन 1000 पगोडास, कि अगर तो जो अमाउंट है डिस्प्यूट की वो 1000 पगोडा से ज्यादा है तो क्राउन के आगे अपील लगाई जाएगी जो कि प्रिवी काउंसिल में लगेगी। अपील फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एंड जुडिशियल चार्टर ऑफ 1774 मेड प्रोविजंस फॉर द अपील्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ द प्रिवी काउंसिल। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का है और जो जुडिशियल चार्टर है 1774 का, उनमें ये प्रोविजंस वगैरह बनाई गई है कि सुप्रीम कोर्ट से अपील कैसे प्रिवी काउंसिल वगैरह में लेके जाई जा सकती है। बट फॉर इट वाज एसेंशियल दैट द डिस्प्यूटेड केसेस शुड बी ऑफ मोर देन 1000 पगोडा। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये कंडीशन वगैरह दी गई है कि जो डिस्प्यूटेड केसेस होने चाहिए वो 1000 पगोडा से ज्यादा के होने चाहिए। But in Bombay, in case of Supreme Court, this amount should be more than 3000 pagodas. बट अगर हम बॉम्बे की बात करते हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट है, बॉम्बे की सुप्रीम कोर्ट है, अगर वहां पे कोई डिस्प्यूट वगैरह है तो उस डिस्प्यूट के केसेस की वैल्यू जो है वो 3000 पगोडा से ज्यादा की होनी चाहिए। अपील्स फ्रॉम सदर अदालत। द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 कॉन्फर्ड अ राइट ऑफ अपील ऑन सदर अदालत टू किंग इन काउंसिल। तो जो एक्ट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, उसके जरिए राइट ऑफ अपील जो सदर अदालत वगैरह की अपील किंग इन काउंसिल में लगाई जाने लगी। इन सिविल मैटर्स द सब्जेक्ट मैटर इन्वॉल्व वैल्यू 5000 और मोर। अगर तो हम बात करते हैं सिविल मैटर्स की तो वहां पे वैल्यू केस की सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू जो 5000 और उससे ज्यादा होनी चाहिए। इन 1797 the regulation laid down that the petition of appeal had to be presented of Sadar Diwani within 6 months of the date of the judgment appeal against। तो यहाँ पे भी ये भी बताया गया है कि जो अपील के लिए पेटिशन लगानी है सदर दीवानी अदालत के जो डिसीजन उन्होंने दिया है उनकी जजमेंट के अगेंस्ट जो अपील लगानी है वो पहली बात तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर लगानी पड़ेगी। While criticizing this situation, Morley said that this had become a source of great grievance to the respondents। तो ये सब इन सबको क्रिटिसाइज करते हुए, इस सिचुएशन को क्रिटिसाइज करते हुए मॉर्ले ने ये बोला कि जो सोर्स ऑफ मतलब ये एक सोर्स है ग्रेट ग्रीवियंस जो दी जा रही है रिस्पोंडेंट्स को। Here it is to mention that the procedure for appeal in Privy Council was so complicated that only 50 appeals laid down in Privy Council in India during the period of 60 years from year 1773 to year 1833। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि 60 सालों के अंदर ओनली 50 अपील्स वगैरह आई हैं प्रीवी काउंसिल जो है जो इंडिया से मतलब 60 सालों से 50 अपील्स आई है 60 सालों में। तो जो प्रोसीजर अपील लगाने का वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है इस वजह से। द फर्स्ट अपील वॉज मेड फ्रॉम बंगाल इन द ईयर 1799। तो जो फर्स्ट अपील लगाई गई बंगाल से लगाई गई 1799 ईस्वी में। फोर्थ अपील इसमें है अपील फ्रॉम हाई कोर्ट। The high courts were established by abolishing Sadar Diwani Adalat, Sadar Nizamat Adalat and Supreme Court under the Indian High Court Act 1861। तो जो हाई कोर्ट्स है उनको एस्टेब्लिश किया गया सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत और सुप्रीम कोर्ट को एबॉलिश करके। इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 के तहत हाई कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया। A provision was made in this act for laying appeal for the decision of High Court in the Privy Council। तो यहाँ पे एक प्रोविजन वगैरह यहाँ पे दी गई कि इस एक्ट के जरिए, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के जरिए, कि अपील वगैरह लगाई जा सकती है हाई कोर्ट्स के डिसीजन के अगेंस्ट अगर लगानी हो तो, कि अगर कोई भी पर्सन हाई कोर्ट के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो अपील लगा सकता है प्रीवी काउंसिल में। बट टू एलिमेंट्स वर एसेंशियल फॉर इट। बट यहाँ पे दो एसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए हैं। द अमाउंट इन डिस्प्यूट इज एक्सीडिंग ₹10,000। कि जो डिस्प्यूट की अमाउंट होनी चाहिए वो 10,000 से ऊपर होनी चाहिए। इट इज जस्टिफाइड टू ले एन अपील इन द प्रीवी काउंसिल इन द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के ओपिनियन में होनी चाहिए कि हाँ वो अपील लगा सकते हैं प्रीवी काउंसिल में, जस्टिफाई होनी चाहिए ये बात। In the criminal cases for laying an appeal in the Privy Council, it was essential that the decision passed by the High Court was under original criminal jurisdiction, and it is necessary and reasonable to lay an appeal in Privy Council in the opinion of the High Court। यहाँ पे ये भी बताया गया है जो तो क्रिमिनल केसेस हैं उनके लिए अपील प्रीवी काउंसिल में तभी लगाई जा सकती है, उसके लिए कंडीशन पूरी होनी चाहिए कि जो तो हाई कोर्ट ने एक डिसीजन पास किया हो ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर, कि उस हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन हो, उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर वो मामला पड़ता हो, सब्जेक्ट मैटर हो।
एंड ये भी जरूरी है कि एक रीजनेबल मतलब अपील लगाने का एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि हाई कोर्ट का जो कोई ओपिनियन होना चाहिए जिसकी वजह से किसी ओपिनियन की वजह से प्रीवी काउंसिल में अपील लगाई जा सके। फिफ्थ इसमें अपील दी गई है, अपील फ्रॉम फेडरल कोर्ट्स। एन अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ अ फेडरल कोर्ट लाइज टू द प्रीवी काउंसिल इन टू वेज। तो जो फेडरल कोर्ट से अपील लगाई जाएगी प्रीवी काउंसिल में, ये दो तरीके हैं इससे इसके। अपील्स फ्रॉम द डिसीजन पास्ड अंडर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन विदाउट द परमिशन ऑफ फेडरल कोर्ट। ऐसे डिसीजंस के लिए अपील लगाई जाएगी जो कि पास की गई है अंडर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बिना फेडरल कोर्ट के परमिशन के। एंड इन अदर केसेस बाय स्पेशल लीव ऑफ प्रीवी काउंसिल और फेडरल कोर्ट। और कुछ अदर केसेस जो कि जिसमें स्पेशल लीव वगैरह है प्रीवी काउंसिल की तरफ से या फेडरल कोर्ट की तरफ से। बाय दिस एक्ट ऑफ 1818 द 1818 के एक्ट के जरिए द अपील्स फ्रॉम सदर अदालत ले डायरेक्ट टू द किंग इन काउंसिल। 1818 के एक्ट के जरिए सदर अदालत से अपील वगैरह किंग इन काउंसिल में की जाने लगी। पर द अमाउंट वाज नॉट अ बैन, बट इसके लिए कोई अमाउंट वगैरह कोई तय नहीं की गई। दिस वाज अ प्रॉब्लमेटिक फॉर द डिफेंडेंट्स। तो ये एक काफी बड़ी प्रॉब्लम थी डिफेंडेंट्स के लिए कि छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अमाउंट के लिए अपील लगाई जा रही थी इस वजह से। Thus the appeal sent to the England from India। तो जो अपील्स थी वो इंडिया से इंग्लैंड में सेंड की जाती थी, बट बेसिक रेदर डिफिकल्ट पीरियड। और काफी मतलब टाइम इसका इंतजार वगैरह करना पड़ता था। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट, जो मेन पॉइंट है हमारा। पहले था हमारा अपील बाय राइट, अब है मेन अपील बाय स्पेशल लीव। द प्रीवी काउंसिल हैड द जुरिसडिक्शन टू हियर अपील्स ऑफ स्पेशल लीव अदर देन द ओरिजिनल अपील्स। तो प्रीवी काउंसिल के पास ये भी जुरिसडिक्शन है कि वो अपील और स्पेशल लीव वगैरह को भी मतलब अपील वो भी ले सकती हैं, बट वो ओरिजिनल अपील्स नहीं होनी चाहिए। द प्रीवी काउंसिल कैन गिव स्पेशल लीव फॉर अपील इन सिविल केसेस इन फॉलोइंग सिचुएशन। तो जो तो प्रीवी काउंसिल है वो स्पेशल लीव पे अपील तभी देगी सिविल केसेस में, ऐसे सिचुएशंस में व्हेन देयर इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इज इन्वॉल्वड, जब तो कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्वड होगा। व्हेन दिस इज अ पॉइंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट का पॉइंट आउट होगा वहां पे ही इसकी स्पेशल लीव के परमिशन वगैरह दी जाएगी प्रीवी काउंसिल के द्वारा। Thus it was easy to allow special leave for appeal in civil cases। तो यहाँ पे भी बताया गया कि ये इजी है कि स्पेशल लीव जो है उसके लिए मतलब अपील वगैरह के सिविल केसेस के लिए वो अलाउ हो जाता है, ज्यादातर इजी है ये प्रोसेस। वेयर एज इट इज डिफिकल्ट इन क्रिमिनल केसेस, बल्कि क्रिमिनल केसेस में ये डिफिकल्ट है। देयर वर टू मेन रीजन टू रिफ्यूज द स्पेशल लीव फॉर अपील इन क्रिमिनल केसेस। तो यहाँ पे दो मेन रीजंस बताए गए हैं कि रिफ्यूज की जा सकती है स्पेशल लीव जो है अपील के लिए लगाई गई है उसको क्रिमिनल केसेस में। कीप द नंबर ऑफ अपील्स टू मिनिमम सो दैट प्रीवी काउंसिल कैन डिस्पोज अदर इंपॉर्टेंट मैटर्स। तो जो नंबर ऑफ अपील्स है उसको कम से कम रखना चाहिए ताकि जो प्रीवी काउंसिल है वो बाकी अदर इंपॉर्टेंट केसेस को डिस्पोज ऑफ खत्म कर सके उनके फैसले सुनाकर। To avoid delay in disposition of matter so that the fear of punishment remains in the mind of the public। ताकि जो डिले है डिले को अवॉइड किया जा सके, और जो फियर है डर है पनिशमेंट के पनिशमेंट मिलेगी कि पब्लिक में ये डर बना रहना चाहिए उनके पब्लिक के माइंड में। ये दो मेन रीजंस है जिसकी वजह से क्रिमिनल केसेस में अपील जो है स्पेशल लीव के जरिए रिफ्यूज की जाती है। देयर आर टू इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू अपील इन क्रिमिनल केसेस, इब्राहिम वर्सेस डेक्स एंड दाल सिंह एंड दल सिंह वर्सेस किंग एम्परर। तो ये दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं। इन बोथ दीज केसेस प्रीवी काउंसिल हैल्ड दैट। तो इन दोनों केसेस में प्रीवी काउंसिल ने ये बताया, ये डिसीजन दिया, लीव टू अपील इज नॉट ग्रांटेड एक्सेप्ट वेयर सम क्लियर डिपार्चर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जस्टिस असिस्टेड। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो लीव टू अपील है ये ग्रांट नहीं की जाएगी, बट जहाँ पे क्लियर डिपार्चर मतलब जो जस्टिस है, जस्टिस रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो भी है वो प्रॉपर जस्टिस वगैरह नहीं दिया गया वहां पे ये लीव टू स्पेशल मतलब अपील वगैरह ग्रांट की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। प्रीवी काउंसिल वुड इंटरफेयर ओनली when there has been a disregard of the proper forms of legal process, grievous and not merely technical in character or a violation of principle in such a fashion as amounts to a denial of justice। तो यहाँ पे मेनली यही बात समझाई गई है, जो प्रीवी काउंसिल है वो इंटरफेयर ओनली तभी करेगी जब तो जो प्रॉपर फॉर्म्स है लीगल प्रोसेस की उसको परफॉर्म ना किया जाए, उसके डिसरिगार्ड किया जाए, उसको प्रॉपरली ना परफॉर्म किया जाए, या ग्रीवियस वगैरह उसको मतलब कोई इंजरी वगैरह दी जाए,
या नॉट कोई टेक्निकल कोई मतलब एरर वगैरह हो, टेक्निकल करेक्टर वगैरह, या किसी प्रिंसिपल की वॉयलेशन वगैरह की गई हो जिसकी वजह से जस्टिस वगैरह ना दिया जा रहा हो, इस वजह से इन केसेस में जो प्रीवी काउंसिल है वो अपील बाय स्पेशल लीव अलाउ कर देगी। Reforms of year 1833 with regard to appeal in Privy Council, it will be appropriate to mention here the reforms of year 1833। तो जो प्रीवी काउंसिल की जो राइट टू अपील की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ये अप्रोप्रिएट है ये मेंशन करना कि जो रिफॉर्म्स 1833 के दिए गए हैं वहां पे ये मेंशन करने चाहिए। द प्रीवी काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय द एक्ट ऑफ ईयर 1833। तो जो प्रीवी काउंसिल है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया 1833 के एक्ट के जरिए। एंड अ जुडिशियल कमेटी टू प्रीवी काउंसिल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर इट फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ अपील्स। तो एक जुडिशियल कमेटी को भी बनाया गया प्रीवी काउंसिल के द्वारा, जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई स्पीडी डिस्पोजल देने के लिए अपील्स के, कि जल्दी से जल्दी उनके डिसीजन वगैरह दिए जाए, उनके अपील को खत्म किया जाए। द अमाउंट इन डिस्प्यूट बी मोर देन ₹10,000। तो जो अपील की अमाउंट होनी चाहिए, डिस्प्यूट की जो वैल्यू होनी चाहिए 10,000 से ऊपर होनी चाहिए। एंड इंस्टीट्यूशन विद इन 6 months वर इंश्योर्ड फॉर द अपील। तो जो इंस्टीट्यूशन 6 महीने के अंदर अंदर अपील लगनी चाहिए। अबोलिशन ऑफ जुरिस्डिक्शन। द जुरिस्डिक्शन ऑफ प्रीवी काउंसिल वाज अबॉलिश्ड बाय एन एक्ट इन 1949। तो जो जुरिस्डिक्शन है प्रीवी काउंसिल की, ये अबॉलिश कर दी गई 1949 ईस्वी में। On 24th September 1949, abolition of Privy Council Jurisdiction Act was passed and it terminated the jurisdiction on 10th October 1949। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि 24 सितंबर 1949 को प्रीवी काउंसिल का जो जुरिस्डिक्शन एक्ट पास किया गया, अबोलिशन एक्ट, और इस एक्ट के पास करने से जो जुरिस्डिक्शन थी प्रीवी काउंसिल के पास उसको टर्मिनेट कर दिया गया 10th अक्टूबर 1949 में। Although Privy Council has no jurisdiction in India now, चाहे जो प्रीवी काउंसिल की इंडिया में अब कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, बट इट डिसीजन आर स्टिल फॉलोड इन इंडियन कोर्ट्स। बट जो प्रीवी काउंसिल के डिसीजंस थे वो इंडियन कोर्ट्स में अभी भी फॉलो किए जाते हैं, प्रोवाइडेड दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द सुप्रीम कोर्ट। बट यहाँ पे ये भी प्रोवाइड किया गया, ये कंडीशन लगा दी गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के जो सुप्रीम कोर्ट के साथ है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उसके साथ इनकंसिस्टेंट ना करते हो वो प्रीवी काउंसिल के जो डिसीजंस वगैरह है। जो भी डिसीजंस प्रीवी काउंसिल्स के जो इंडियन लॉ के हिसाब से इनकंसिस्टेंट होंगे, जो मतलब मेल नहीं खा रहे होंगे, उनको उन प्रीवी काउंसिल के डिसीजंस को फॉलो नहीं किया जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।